नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक नई वीडियो में, जहां पर आज मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रकाशित किया हुआ एक इम्पोर्टेंट नोटिस सभी के लिए लेकर के आया हूं। आज के इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यानी कि UPSSC के द्वारा जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रकाशित किया गया है, जो कि है ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी लेकर के आए हैं। लगभग 550 550 के आसपास ये नंबर ऑफ़ शीट्स हैं। आज के इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको इसके जो डिटेल्ड विवरण है वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब से कब तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, आपकी आयु सीमा क्या होगी, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होना है, ये सारी डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSSC की, वहाँ पर मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे, जहाँ पे UPSSC के जॉब के जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट नंबर एंड एडवर्टीज़मेंट डेट, जैसा कि देख सकते हैं जो ये सबसे ऊपर वाला हमारा है, ये वाला जो है आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इस वाले में क्या है कि 5 एग्ज़ाम/2023 11/7/2023 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है एंड रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है वो 11 जुलाई, यानी कि आज से ये क्या हो रहे हैं, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक रहेंगे, 1 अगस्त 2023 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे। फ़ीस डिपोजिशन की जो लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं कि लास्ट डेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म वो भी 1 अगस्त है, और एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन डेट जो है वो 11 अगस्त है, 8 अगस्त तक, 11 जुलाई से 8 अगस्त तक अवेलेबल होगी। आप इस अप्लाई हियर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, आप अपना आवेदन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले, सबसे पहले आपको यूज़र के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको पढ़ोगे, और जो एडवर्टीज़मेंट है उस सर्कुलर को आप यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ लोगे, जिसको मैं आज आपके सामने पूरी तरह से पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे ही क्या किया, एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये वाला वेब पेज ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में जो PDF फाइल दी गई है इंस्ट्रक्शंस की, या जो भी पूरा नोटिस है, नोटिफिकेशन है, वो यहाँ पे दिया गया है। आप इनमें से क्लिक करके वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा नोटिस है और फिर मैं आपको उससे डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये है UPSSC के द्वारा प्रकाशित जो कि 6 जुलाई 2023 को जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आज के इस विज्ञापन के अंदर जो है लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर एवं सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है। ये लगभग 530 पोस्ट हैं। ठीक है, इस पे जो आवेदन लिए जाएंगे, आवेदकों से जो आवेदन लिए जाएंगे, उसकी जो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 11 जुलाई 2023 है। यानी कि दोस्तों, आज से 11 जुलाई से क्या हो रहा है कि आवेदक अपना आवेदन कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 अगस्त 2023 है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 जुलाई को ये जो विज्ञापन है ये प्रकाशित किया गया है। 11 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 1 अगस्त 2023 तक ये आवेदन किए जाएंगे। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है, यानी कि अगर किसी प्रकार की कोई गलती आवेदक से हो गई है तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, और कब तक कर सकता है, 8 अगस्त तक। और अगर वो लेट फीस के साथ में वो क्या कर सकता है, अपना ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि विशेष कथन की एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि ये जो विज्ञापन है इसके सापेक्ष में जो भी आवेदक होंगे, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और शुल्क जमा करेंगे, जो एप्लीकेशन फ़ी जमा करेंगे, उसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट टू पे योर एप्लीकेशन फ़ी और टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म इस 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 लास्ट तिथि है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्थिति के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा वो फीस बैंक के समायोजन नहीं कर देगा, ट्रांजैक्शन नहीं कर देगा, फीस पे नहीं कर देगा, तब तक वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकता। अभ्यर्थी द्वारा बैंक का शुल्क का समायोजन 1 अगस्त तक कर सकता है अथवा उसके पश्चात 7 दिवस के अंदर अर्थात यानी कि 8 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा, विलंबतम फीस के साथ में होगा। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को भी संशोधित किया जा सकता है। मतलब वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गलती हो गई है उसको चेंज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा बटे 2023 लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार सामान्य चयन मुख्य परीक्षा जो है 2022/5 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षक के रिक्त 529 पदों एवं सहायक लेखाकार के 1 पद सहित कुल 530 पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि UPSSC ने जो ऑडिटर की पोस्ट है वो 529 हैं और असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है। टोटल मिला के 530 पदों पर ये ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करवाए जा रहे हैं। तो जो आपका ऑडिटर है और असिस्टेंट अकाउंटेंट है उनकी जो मेंस परीक्षा है वो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक कर रहा था, यानी कि उनका जो पैट हुआ था, पैट 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे पहले, फिर इसके बाद उसका क्या होगा, वह अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि पैट 2022 में शामिल हुए हैं और उनके द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। मतलब जिन्होंने पैट स्कोर को क्या किया है, क्वालिफाई कर रखा है, वही कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और उसके बाद उनके नॉर्मल स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले हैं वो इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना डेट मैंने आपको बता दी। ठीक है, इस तरह से ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यह है कि वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से क्या होगी, ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के होम पेज पर जाएंगे, लाइव एडवर्टाइजमेंट के सेगमेंट में जाकर के विज्ञापन वाला जो कॉलम होता है वो डाउनलोड व्यू कर सकते हैं और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक ही बार में पूर्ण की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे भरना है, क्या भरना है, ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त तक संबंधित आवश्यक अनार्य अर्हता एवं अन्य अर्हताएँ जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनसे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब उसको प्रस्तुत करना क्या है, अनिवार्य है, वो उसके पास होने चाहिए। आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों के पास भी उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अभ्यर्थी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और अपडेटेड होना चाहिए। विज्ञप्ति पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करेगा, मतलब एक आवेदक केवल और केवल एक ही आवेदन कर सकता है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होंगे। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश ये हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण होगा। मतलब जो उन्होंने पैट दिया था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था, उसके साथ वो क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। ठीक है, पैट 2022 के रजिस्ट्रेशन के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प होते हैं, एक उसका थ्रू पर्सनल डिटेल के माध्यम से होता है और दूसरा उसके OTP के माध्यम से होता है। ठीक है, मोबाइल पे उसके क्या आता है, OTP आता है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ, और ईमेल पे प्रेषित किया जाता है और OTP के माध्यम से भी वो क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है और फिर वो वहाँ पे जाके क्या कर देगा, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसे क्या करना है, अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में अपलोड की गई फ़ोटो और हस्ताक्षर को प्रदर्शित कर देगा, वो दिखा देगा, उसको उसे वेरीफाई करना है और व्यू करके फ़ोटो एंड हस्ताक्षर को व्यू करके बाद उसको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके वो आगे चला जाएगा और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी उसमें फिल कर देगा।
फिर जितनी भी वेब डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे क्या करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। इस घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा पत्र से सहमत हो तो सभी बिंदुओं को टिक करके सेव एंड प्रोसीड करें। तो वो क्या करेंगे, हम फीस पेमेंट की फाइनल सबमिशन की ओर चले जाएंगे। तो अब आवेदक को क्या करना है, फीस पे करनी है। पैट 2022 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता संबंधी अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों और विवरणों को प्रीव्यू करके देख लेंगे एक बार वेब पेज को पूरी तरह से। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट मूव कर जाएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस, और फिर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। इस तरह से कोई भी एप्लीकेंट जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे करके क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है। फ़ीस का जो भुगतान है ना, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ीस का जो भुगतान एवं समायोजन है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फीस पेमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, वो टोटली क्या होगा, ऑनलाइन होगा। उसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे तो एक पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पार जनरेट होगी, जिसका प्रिंट आउट आप लेकर के रख लोगे। उसमें ट्रांजेक्शन आईडी दी होगी, ठीक है, और फ्यूचर के लिए उसे आप अपने पास रख लोगे। और प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फॉर्म जो है अंतिम रूप से सबमिट कर देगा और उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकता है, ठीक है। अच्छा, बात करूं कि इसकी जो आवेदन फ़ी है, वो आवेदन फ़ी जो है अभ्यर्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से क्या कर सकता है, वो इंटरनेट बैंकिंग द्वारा शुल्क का भुगतान किया जा चुका है। परंतु शुल्क का समायोजन न होने पाने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाला पा रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी होम पेज पर जाके एप्लीकेंट सेक्शन में अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके फिर से पहले उसे अपडेट करेंगे, फिर वो क्या कर सकते हैं, फिर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह से करके वो अपनी फ़ीस जमा करके अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे, न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर पाएंगे। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क लिया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म जो ये भरा जा रहा है वो पूरी तरह से फ्री है। जो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए ऑनलाइन जो प्रक्रिया का शुल्क है वो 25 रुपये रखा गया है और आवेदन का कोई शुल्क नहीं है। आवेदन पूरी तरह से शुल्क मुक्त है, उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। और लेकिन सभी कैटेगरी के लिए 25-25 रुपये आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क उनसे वसूला जा रहा है, ये शुल्क उनसे लिया जा रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें पूरी तरह से क्या कर रखा गया है, उनको एग्जाम्प्टेड रखा गया है, उनको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है। लेकिन मुख्य परीक्षा हेतु बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद ही अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। जो मुख्य परीक्षा होगी, जब पैट स्कोर के बेसिस पे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट से जब उनका एडमिट कार्ड आएगा उस समय उनसे वो परीक्षा का शुल्क वसूला जाएगा। मुख्य परीक्षा के हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा भुगतान मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व ही होगा। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको लेके रखना है ताकि फ्यूचर में वो काम आ सके, ठीक है। पैट का जो स्कोर कार्ड होगा उसके माध्यम से लॉगिन करना, पैट के 2022 के थ्रू लॉगिन करेंगे, लॉगिन कर भविष्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति भी प्रस्तुत, मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जब उनको बुलाया जाएगा तो ये सब उनको वहाँ प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र में संशोधन की बात करूं, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है और आप उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है 1 अगस्त के बाद अगले 7 वर्किंग दिन और 7 दिवस तक आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी संशोधन अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। मान लो आपके नाम में कोई गलती होगी, पिता पति के नाम में कोई गलती होगी, पता में एड्रेस देने में कोई गलती हो गई, तो इस तरह से अब वो सारी संशोधन, ठीक है। चलिए आगे पदों के विवरण की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल 530 पद हैं, जिसमें 529 जो हैं वो ऑडिटर के हैं, लेखा परीक्षक के हैं, और एक पद जो है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे दिया गया है और कैटेगरी वाइज दे रखा है। जैसे अनारक्षित की लेखा परीक्षक में अनारक्षित की 63 सीटें हैं, SC की 28 हैं, ST की 3 हैं,
ओबीसी की 31 है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस की 13 हैं और कुल पद 138 हो गए स्थायी। और इस तरह से करके इन्होंने पूरा कैटेगराइजेशन कर रखा है। ठीक है, आगे चलें। कुल विज्ञप्ति सापेक्ष रूप से पद का नाम जो है ये बता रखा है इन्होंने। फिजिकल जो आपके डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए आरक्षण संबंधी यहाँ पे आरक्षण की बात बताई है कि जैसे यूपी से जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, और फीमेल के लिए क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सब एक जैसे हैं। बात करते हैं विज्ञापति पदों हेतु अर्हताएँ, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अर्हताएँ रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे लेखा परीक्षक के लिए क्या करना है, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अधीनस्थ सेवा नियामक, तो अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से उसने वाणिज्य में स्नातक की उपाधि ली हो, मतलब उसने बीकॉम कर रखा हो, बैचलर इन कॉमर्स कर रखा हो, या उसके पास कंप्यूटर में डॉयक ओ लेवल का डिप्लोमा हो। ठीक है, स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए उसके साथ, मतलब उसने ग्रेजुएशन में डिप्लोमा हो उसके पास और कंप्यूटर डॉयक ओ लेवल का रखा हो, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये उसकी क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। किसी भी विश्वविद्यालय से उसने बीकॉम कर रखा हो, अकाउंटेंसी में डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है, और किसी भी संस्थान से उसने कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र उसके पास हो, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एनसीसी के कैडेट है तो उनके पास कोर का बी प्रमाण पत्र, उनके पास सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक उसने सेवा की हो। तो ये उसकी मिनिमम अनिवार्य है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ये है। ठीक है, चलिए अगर आयु सीमा की बात करूं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि अगर आयु सीमा की बात की जाए तो लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस कैलेंडर वर्ष की जिस रिक्त या सीधी भर्ती के यानी कि 2023 में जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। मतलब 21 से 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी होते हैं वो ही केवल इसमें आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इसकी ऊपरी आयु सीमा होती है ना, अपर एज लिमिट होती है, वो SC ST OBC इनके लिए जो एज रिलैक्सेशन के साथ वो उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो सिलेक्शन केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस एग्ज़ाम की जो फॉर्मेट होगी वो क्या होगी। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करूं तो लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। मतलब इसका सिलेबस अभी नहीं है इसके अंदर, वो बाद में बताया जाएगा। एग्ज़ाम परीक्षा की जो योजना है, एग्ज़ाम स्कीम जो होगी वो क्या है, सिलेबस क्या होगा, परीक्षा की जो डेट होगी वो बाद में अलग से सेपरेटली वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट ये है कि लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार यानी कि ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो रिटन एग्जामिनेशन है उसकी विज्ञप्ति के पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को, मतलब जितने कैंडिडेट सीटें हैं उसका 15 गुना कैंडिडेटों को लिया जाएगा। फिर एक फाइनल कट ऑफ होगी, परसेंटाइल स्कोर होगा 10 करने वाले अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में आयोजित की जाती है तो तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अप्लाई होगी। मल्टीपल शिफ्ट्स में अगर एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल डेज़ में होता है, तो क्या होगा, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल होगा। अभ्यर्थियों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे कि अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा, मतलब वो सामान्य कैटेगरी में काउंट होंगे, अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। एक से अधिक अनारक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी में अवश्य अंकित करें कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की भी ये मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे चलें। ठीक है, यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये सब बाकी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है कि कोई कैटेगरी का है तो किस फॉर्मेट में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी देर का एग्ज़ाम होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी नहीं बताई गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन कौन से विज्ञापन का, जो UP SSSC के द्वारा ऑडिटर एंड असिस्टेंट
अकाउंटेंट के रिक्त पदों पर जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट होने जा रही है, सीधी रिक्रूटमेंट हो रही है, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन था। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आज के इस विज्ञापन के अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट तिथि के बारे में बताया, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया, हाउ टू अप्लाई ये बताया, ठीक है। एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नहीं है। पैट 2022 के स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसका जो आवेदन प्रक्रिया का जो शुल्क है वो 25 रुपीज़ है, और जो रिटन एग्ज़ाम की जो फ़ीस होगी वो आपसे तब ली जाएगी जब एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और आप डाउनलोड करेंगे। उस समय आपको आपका जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो पे करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद कैंडिडेट्स, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। खूब वैकेंसी आ रही हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपना सिलेक्शन लो, नौकरी करो। धन्यवाद।